हाय। 2-3 दिन के ब्रेक के बाद बिल्कुल फ्रेश आए होंगे, पीछे की क्लासेस देख के आए होंगे। जैसा कि कुछ बच्चों की डिमांड्स आई थी कि सर पीछे की क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई है, एक बार उनको लेने दो फिर आगे की क्लासेस लेंगे। तो उनके लिए मैं रुक गया क्योंकि अपना नया ही चैनल है, अभी शुरुआत ही की है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से चल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उम्मीद करता हूँ कि पीछे की क्लासेज आप लेके आए होंगे। और ऐसा नहीं है, ऑफलाइन स्टूडेंट जितने होते हैं 100 उतने स्टूडेंट अपने साथ हैं जो रेगुलर अपनी क्लासेस देखते हैं। और जो नहीं देखते मैं उनको ये बता देता हूँ कि अब सीरियस हो जाओ, क्लासेस को रेगुलर लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ अपने टॉपिक पे डायरेक्ट। स्वागत है आपका, मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फटाफट से अब सीरियस हो जाओ और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दो। समझ गए मेरी बात? अच्छे से समझ गए मेरी बात? तो अपनी हेडिंग डाल लो आज की, वेन डायग्राम। और मैं ये हेडिंग क्यों डलवा रहा हूँ, क्योंकि ये है अपना परसेंटेज टॉपिक का टाइप 7। टाइप 6 तक अपन ने पढ़ लिया था, आज नया टाइप शुरू कर रहा हूँ, टाइप 7। पीछे के टाइप्स में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलूँ मैं, अब देखो वेन डायग्राम होता क्या है। ये है परसेंटेज टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट जिसमें हम वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, तो आप आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको एग्जाम्पल से आप ले लो, एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ लो। वेन डायग्राम, जैसे मान लो ये मेरी क्लास है, मैं इस क्लास के बच्चों को कुछ हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, कुछ टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। ये बच्चे हैं जो चाय पीते हैं और ये बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं। ठीक है जी, इस साइड वाले बच्चे चाय वाले, इस साइड वाले कॉफी वाले, और इस टाइप वाले इस जगह जो बच गए यहाँ इन दोनों के बीच में, ये है जो दोनों पीते हैं, जो चाय भी पीते हैं, जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, ये ए है, ये तो पीते हैं चाय, सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। और ये जो बी है वो पीते हैं सिर्फ कॉफ़ी। और यहाँ है सी, तो A प्लस सी दोनों मिलके अगर वो पीते हैं तो चाय भी पीते हैं। और ये सी वाले में इंक्लूड करता हूं, वो कॉफी तो पी रहे हैं लेकिन वो चाय भी तो पी रहे हैं। तो A प्लस सी वाले चाय पीने वाले हो गए, चाय पीने वाले हो गए A प्लस सी, और सिर्फ चाय पीने वाला हो गया A, कॉफी पीने वाला हो गया B, O प्लस सी, कॉफी पीने वाला हो गया B प्लस सी, और सिर्फ कॉफी पीने वाला हो गया B, जो सिर्फ कॉफी पीता है, चाय को टच भी नहीं करता। ये हो गया चाय कॉफी वाले। और ये यहाँ जो D है, यहाँ पे जो D है वो कौन हो गया, जो चाय और कॉफी दोनों ही नहीं पीता, जो ना चाय पीता है ना कॉफी पीता है, वो हो गया D। तो इस चीज को आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। तो इसके नोट्स निकालने के लिए, नोट्स बनाने के लिए अपना पेपर और पेन निकालो, अपनी कॉपी निकालो, उसमें लिखना शुरू कर दो। कि मैं हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में आप लिख लोगे? हिंदी में लिख दूं, इसको मिटा दूं? आपने हेडिंग डाल ली होगी, आपने हेडिंग डाल ली होगी। साइड में कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब आ जाओ, देखो चाय वाले टी, ओनली टी, है ना, सिर्फ चाय पीता है कौन, ए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सिर्फ चाय पीता है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्वेश्चंस अपन करेंगे, एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन तो फटाफट करेंगे, उसमें तो टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। सिर्फ कॉफी, ओनली कॉफी, हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखूं आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बी। ठीक है जी, चाय वाले तो हो गए, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से लिख देता हूँ। अब देखो टी वाले, चाय वाले कौन है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस सी, चाय वाले कौन है, ए प्लस सी। और कॉफ़ी वाले टोटल कितने होंगे, बी प्लस सी। ये भी आपने समझ लिया। ओनली चाय वाला तो ए है, लेकिन चाय वाले कौन से हैं, ए प्लस सी, जो चाय भी पीते हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। समझ गए?
अब देखो मैं अगर ऐसे बोलूं कि चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कौन से हैं, सी, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, चाय प्लस कॉफी, तो चाय प्लस कॉफी वाले कौन हैं, सी। और जो कुछ नहीं पीते दोनों में से, नन वाले, वो हो गए डी। अब इसमें कोई और सिचुएशन है, और सिचुएशन ऐसे है कि टोटल तो कौन है, टोटल जितने टोटल बच्चे हैं वो तो कौन कौन से हो गए, देखो टोटल हो गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो हो गए टोटल बच्चे। उसके अलावा चाय और कॉफी पीने वाले टोटल बच्चे कितने हो गए, टी प्लस कॉफी, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया होगा, टी प्लस कॉफी, फिर भी लिखा नहीं लिखवाया, चाय और कॉफी पीने वाले ए प्लस सी प्लस बी या फिर ए प्लस बी प्लस सी। तो अब आप इस वेन डायग्राम को समझ गए होंगे, वेन डायग्राम को आप समझ गए होंगे, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो। उसके बाद स्क्रीनशॉट लो, उतार लिया सबने? तो मैं आपको बता रहा हूँ वेन डायग्राम सबने उतार भी लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर आप सही से देख पा रहे हो, अगर आपको एकदम सही से दिख रहा है तो एक बार चेक कर लो, सेम वही बातें जो मैंने आपको बताई है। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, मैथ्स इंग्लिश, मैंने पहले वहाँ आपको क्या बताया था, चाय पीने वाले कॉफ़ी पीने वाले, उसकी जगह मैथ्स वाले इंग्लिश वाले, ए हो गया मैथ वाला, इंग्लिश वाला हो गया सी, और बी हो गया जो दोनों का है। उसके अलावा जो डी है वो ना मैथ पढ़ता है और ना ही इंग्लिश पढ़ता है। समझ रहे हो? अगर आप सही से देख पा रहे हो, अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा है तो आप समझ सकते हो। उसके बाद टोटल इसमें दिया हुआ है, जैसे मैंने वहाँ बताया आपको 100% दिया हुआ है टोटल। यहाँ देखो स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ, स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ वो कौन कौन से हैं, ए प्लस बी, यानी ए जो इसका एरिया है वो तो है ही, जो बी जो मैथ और इंग्लिश वाले हैं, जिसमें मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, वो भी तो मैथ वाले ही है ना। समझ रहे हो? बी वाला जो एरिया है जिसमें इंसान मैथ भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तो वो मैथ वाले में भी तो काउंट होगा। बस उसी तरीके से ये बी इसमें इंग्लिश वाले में भी काउंट होगा। सेम चीज़ है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश बी प्लस सी, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ बी। तो ये आप वेन डायग्राम से आराम से समझ जाओगे। स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश बोथ, जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए वो कौन से हो जाएंगे, डी। अब देखो पहले मैं पढ़ने वाला आपको बता रहा था, इसमें क्या है आपको यहाँ से पता चल गया होगा, फेल और पास वाला है। तो इधर वाला जो डी है जो दोनों में फेल हुआ है, तो फेल वाला तो यहाँ हो गया और पास वाला ये वाला हो गया। मैं ये जो वेन डायग्राम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ पास वाला, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली मैथ, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं वो कौन से हैं, ए वाले। और जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं वो है सी वाले। हो सकता है जब ये वाला चीज़ शुरू करवाई तो मैंने आपको बोल दिया हो कि पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये पास और फेल वाला है, यहाँ से आपने देखा नहीं होगा, ये पास और फेल वाला है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, फटाफट से देख लो। पास्ड इन ओनली मैथ ए, हु फेल्ड इन ओनली इंग्लिश ए, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं वो है ए वाले। समझ रहे हो? जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं वो है ए वाले, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मैथ में तो पास किया है ए वालों ने, इंग्लिश तो पास की नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में फेल हो गए। स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली इंग्लिश, ये कौन सा हो गया, सी, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना, जितनी ये लेंदी आपको चीज़ दिख रही है उतनी लेंदी ये चीज़ है नहीं। अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझोगे तो आप समझ जाओगे। आगे देखो, स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली मैथ, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं वो है सी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही तो पास हुए हैं।
तो मैथ में ऑटोमेटिक फेल हो गए। उसके बाद देखो इधर इंग्लिश और मैथ एंड बोथ, इधर इंग्लिश और मैथ एंड बोथ, वो कौन कौन से हो गए, ए प्लस बी प्लस सी, ये रहे मैथ इंग्लिश और बोथ, ये तीनों कौन से हो गए, ये तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो तीनों हो गए। अब देखो टोटल कौन से हैं 100%, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये टोटल हो गए। ये पास के लिए डायग्राम है। इसी तरीके से यही डायग्राम अगर मैं फेल के लिए बनाऊंगा तो ये बन जाएगा फेल वाला डायग्राम। आप बना लोगे मुझे पता है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन में देखो एकदम फटाफट से आप समझ जाओगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते और अटक जाते हैं उसी वजह से। तो क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 48% 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, और 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मैथ में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों 32% विषयों में, यदि 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 32% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। अब देखो आपने अगर इतना क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए। यहाँ पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वेन डायग्राम बनाना है। तो मैंने यहाँ बना लिया वेन डायग्राम। फेल का बनाते हैं क्योंकि 32% दोनों में फेल हो रहे हैं। चलो मैं फेल का बनाता हूँ, फेल का बनाता हूँ। ये लो जी, ठीक है जी। अब देखो दोनों में 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो मैं बीच वाला जो दोनों का था अभी आपको बताया था, तो बीच वाला मैं 32 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब क्या बोल रहा है, 48% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। अगर 40% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 52%। और 52 में से भी 32 तो दोनों में हुए, 32 तो दोनों में फेल हुए हैं, तो बचे कितने 20। तो इधर क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, इसको मैं मानता हूं साइंस का, विज्ञान का, और उधर वाला मैं किसका मान लेता हूं, गणित का, मैथ का, MATH। बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान पूरा बोर्ड पे। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अब देखो 56% का है, मैथ वाले है ना, तो 56 में से भी 32 तो इधर आ गए दोनों वाले, तो बचे कितने, 32 और 8 होते हैं 40, 50 और कितने दिए हैं, 56 दिए हैं ना, तो ये आ जाएगा इधर, कर लो फटाफट से 24। तो यहाँ आ जाएगा 24। ठीक है जी, बस अपना क्वेश्चन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा ना। और डी का मान कहीं मुझे दिया है क्वेश्चन में, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय वाले उत्तीर्ण वाले ये डी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल 100 करता हूँ, अगर मैं टोटल 100 करता हूँ तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उसमें से मेरे पास तीनों तो ये हैं, और डी को मैं वैसा का वैसा लिख लेता हूँ और 100 के बराबर कर देता हूँ, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं क्लिक हुआ दिमाग में, तो फिर आओ मैं बताता हूँ आपको, अभी क्लिक हो जाएगा 1 ही मिनट में। देखना, देखो 20, 32, 24 प्लस डी, ये चारों जुड़ के 100 होने चाहिए, ये चारों जुड़ के 100 होने चाहिए। कैसे होंगे, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 6 7 76 तो है। इसमें मैं डी और जोड़ देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाना चाहिए 100। क्यों, देखो यहाँ देखा ना आपने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है, तो मैंने भी तो इसको 100% ही किया है। बस तो बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसको 76 को मैं ले जाता हूँ उधर, 100 माइनस 76 कितना हो गया, 4 और 24, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 24। और इसके आगे मैं परसेंटेज और चिपका देता हूँ, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में ही तो बोल रहा है, परसेंटेज में ही तो आंसर पूछ रहा है, मैं 100 मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं परसेंटेज ही निकाल रहा हूँ, तो बस 24 मेरा आंसर, क्वेश्चन खत्म। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, करने चलोगे तो हो जाएगा। तो फटाफट से इसकी फ़ोटो खींच लो ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना,
खींच ली होगी। चलू अगले क्वेश्चन पे, बस आ जाओ। इतनी देर का तो है ही नहीं, इतनी देर तो लगानी ही नहीं है, आ जाओ। फिर क्वेश्चन कम होते हैं क्लास में, फिर आप लोग बोलोगे सर टॉपिक लंबा खींच रहा है। लंबा नहीं खींचना, इसलिए अगला सवाल पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 56% छात्र 55% छात्र विज्ञान में, 60% मैथ में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दे तो दिया, इतना आसान सवाल। देखो आओ इधर, मैं सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ। मेरा काम है, मैं वेन डायग्राम से सवाल कर रहा हूँ तो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। 50% छात्र विज्ञान में, 60% मैथ में और 20% दोनों में उत्तीर्ण, यानी मुझे जो भी डेटा दिया है वो पास होने वाला दिया है तो मैं पास वाला ही बनाता हूँ, पास वाला ही डायग्राम बनाऊंगा। तो ये लो पास वाला मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इसमें ए बी सी हो गया और यहाँ मैं रख लेता हूँ डी। बस अब देखो साइंस और मैथ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइंस और मैथ। ठीक है, डायग्राम से बनाओ, सब कुछ खुला खुला लगेगा। अगर डायग्राम से बनाओगे तो आपका दिमाग फटाफट से चलने लगेगा। अगर कुछ रह भी रहा है, अगर कुछ आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो फटाफट से दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो फिर आ जाओ वापस से 55, 60 और 20% दोनों में। तो मैं सबसे पहले तो लिखता हूँ 20% दोनों वाला, ये रहा 20% दोनों में। 55% हो रहे हैं किसमें, साइंस में। 55 में से भी 20% तो दोनों में है, तो बच गया कितना, बच गया कितना 35 और 20 कितना होता है 55, तो यहाँ बच गया 35 बचा। उधर देखो 60% है तो इधर कितना बच जाएगा 40% बच जाएगा। दिमाग में करो ना ये कैलकुलेशंस, इन कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, इन कैलकुलेशंस में अपना टाइम खपाना नहीं है आपको। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो अगर मैं पास वाला डायग्राम बना रहा हूँ आपको पता है, तो फेल वाला ये नीचे वाला हो ही जाएगा अपने आप ही। तो दोनों विषय में कितने लोग फेल हुए, तो मेरे पास अगर डी की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों विषयों में फेल होने वाले की वैल्यू आ जाएगी। तो काम खत्म, बात खत्म। तो बस तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, 40 और 20 और 35 कितने हो गए 95 में मैं जोड़ देता हूँ d इक्वल टू 100। मुझे इसको 100 के बराबर करना है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और इसके आगे मैं चिपका देता हूँ परसेंट। तो मेरा आंसर कितना आ गया 5%। बस यही सवाल खत्म हो जाता है। खींच लो फोटो फटाफट से ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ, ताकि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम खपाना ना पड़े। चले अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो अगला क्वेश्चन फटाफट से। खत्म करना है, एक एक क्लास में एक एक टाइप को खत्म करना है। जितना टाइम देना था मैं दे चुका हूं आपको, अब ज़्यादा टाइम नहीं। अब एक क्लास में एक टाइप एक कॉन्सेप्ट खत्म करना है। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, असफल होते हैं। 45% तर्क में असफल होते हैं, तर्क हो गई रीजनिंग। यदि दोनों में 20% छात्र असफल हुए तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो मुझे फेल का डायग्राम बनाना है, इससे मुझे ये तो पता चल रहा है क्योंकि मुझे डेटा ही फेल वाला दे रहा है। 35 इसमें असफल, 45 इसमें असफल और 20% दोनों में असफल। तो मुझे डायग्राम भी किसका बनाना पड़ेगा, फेल वाला बनाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ, टाइम वेस्ट किए बिना बना लेता हूँ। अब देखो आगे 35% छात्र अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमिक्स में, मैं बनाता हूँ। ये लो, इधर वाला तो हो गया इको का, इधर हो गया रीजनिंग का, और बोथ वाला दोनों के बीच में आ गया। यहां मैं लिख लेता हूं डी, ए बी सी है और डी मैं इधर लिख ही रहा हूं। सबसे पहले मुझे देखना दोनों वाला, दोनों में 20%, तो यहां मैं लिखूंगा 20%। ठीक है जी, 20% मैंने लिख दिया, 20% मैंने लिख दिया। अब देखो 35% इकोनॉमिक्स में, तो 35 में से 20 निकालोगे तो कितना बचा 15, तो यहां तो आ जाएगा 15। अब देखो आगे 45% इसमें हो गए, तो 20 में से 45 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 45 में से 20 जाएंगे तो 25 बच जाएंगे। बस
अब क्या पूछ रहा है, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में, ये अगर मैं फेल वाला डायग्राम बना रहा हूं तो मेरे पास पास वाला यहां आ ही गया, पास वाला आ गया तो मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, थर्ड क्वेश्चन ही था क्या वो, इससे पहले सेकंड था ना, 5% आया था, इसमें देखते हैं कितना आता है। चारों को जोड़ देता हूं मैं, 25 और 20, 45 और 5 50, 60। तो ये तो कितना हो गया, 60 प्लस डी बराबर 100, डी बराबर 40%। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 42 आ गई। ऑप्शंस में कहीं 42 है, नहीं है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, नन ऑफ दीज मेरा आंसर सही हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? तो फिर इसकी फोटो खींच लो। ये क्वेश्चन मेरा हो गया और पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम पे। फिलहाल के लिए अगर आप ये क्लास साथ साथ में देख रहे हो तो यूपीएससी बाय हैंड्स नाम से आपको टेलीग्राम पे अपना चैनल मिल जाएगा, जिसमें मैं रेगुलर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ। तो वहाँ से पीडीएफ लो और साथ में क्वेश्चंस को निकालो। उसके बाद अगर कुछ नाम में चेंजेस होते हैं, कोई चैनल नया बनता है, तो वहाँ आपको भेज दी जाएगी। अभी के लिए, और मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास सभी के पास हैं, कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट करो मुझे मैसेज करके। आपको कोई भी दिक्कत हो पीडीएफ से रिलेटेड या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। यह क्वेश्चन आपने फ़ोटो खींच ली होगी, तो मैं इसके साथ चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया, उसके बाद क्या चाहिए बताओ? सारा कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल करवा चुका हूँ। उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो आओ। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं। ये किसका डायग्राम यहाँ पे दे रहा है? इतना था मैं जब देखता हूँ तो मेरे पास वाला आ रहा है। तो एक में 70%, एक में 80% पास हो रहे हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। 10% दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। अब देखो, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो इसमें करोगे गलती। इसमें गलती क्या करने वाले हो मैं खुद ही बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम आए ना। पहले मैं बनाता हूं डायग्राम, फिर बताता हूं आपकी गलती। किसका बनाना है? सफल का। तो मैं इधर लिख लेता हूं पास, ताकि मैं भूलूं ना, ताकि मुझे कोई दिक्कत आए ना। इधर मैं लिख लेता हूं फेल। ABC तो ये है, यहाँ आ गया D। इतना सबको पता है, इतना डायग्राम आप लोग बना चुके हो, आपको बनाना आता है। और अगर नहीं भी आता है तो बनाना आना पड़ेगा, उसके बिना ये अपना कॉन्सेप्ट होगा नहीं, ये आपके समझ आएगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, ये मैंने A, B, C और D बना दिया है। यहाँ A की वैल्यू 70%, B की वैल्यू 80%। आप क्या देखोगे कि C की वैल्यू इसने दी है 10%, जबकि ऐसा है नहीं। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो ये वैल्यू C की नहीं, ये वैल्यू है D की, वैल्यू है D की। तो मतलब यहां मुझे लिखना पड़ेगा 10। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ और इस क्वेश्चन का कर देंगे बेड़ा गर्क, और ये क्वेश्चन समझ आएगा नहीं। तो फिर मेरी बात फिर से ध्यान से देख लो, फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ लो। D की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अगर मैंने D की वैल्यू यहाँ रख दी तो आप बोलोगे मास्टर यहाँ क्या रखोगे, यहाँ क्या रखोगे? तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ आप वैल्यू रखोगे अक्ष, यहाँ वैल्यू रखोगे अक्ष। क्यों? अगर 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी मैथ में, तो आपको यहां करना ये पड़ेगा 70 माइनस अक्ष, और यहां करना पड़ेगा 80 माइनस अक्ष। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं दी दोनों वाले, दोनों में पास होने वाले की वैल्यू नहीं दी, मैंने मान लिया अक्ष। अगर टोटल में से मैं ये अक्ष माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो, अक्ष से अक्ष कट गया तो 70, इधर मैं काटूंगा अक्ष से अक्ष कट गया तो 80। तो वही तो बात है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगाना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे खुद देख लो, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो खुद देख लो। यहां मैं अगर 20 लिख रहा हूं,
यहाँ 20 लिख रहा हूँ, तो ये 20 मैंने इस 35 में से माइनस किए तभी तो यहाँ 15 आए। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 70 में से मुझे यहाँ अक्स माइनस करना पड़ रहा है। समझ गए मेरी बात? मैं मानता हूँ आपको समझ आ गया होगा, तो फिर उसके साथ आगे बढ़ जाओ, आगे आ जाओ। अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत है बहुत बड़ी, दिक्कत है बहुत बड़ी। आपको ये चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है। क्योंकि इतना खोल के, इतना तरीके से अगर इससे ज़्यादा कोई बता देगा तो आप मुझे बोल सकते हो, इससे ज़्यादा कोई समझा ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा। तो फिर बस आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी दिक्कत में फंसे आ जाओ। मैं सबको जोड़ देता हूं तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 100, क्योंकि टोटल तो 100 होता है, मुझे पता है, आपको भी पता है। अगर नहीं पता था तो आपको मैंने बता दिया है। तो बस सबको जोड़ दो, 70, 80 और ये 10, ये कितने हो गए? 160। 160 अक्स से अक्स कट गया तो एक अक्स बच गया, ये जो माइनस का है वो बच गया यहाँ, और वो यहाँ इक्वल टू किसके आ जाएगा? 100 के, इक्वल टू हो गया 100। बस बात खत्म। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60। क्या पूछा है इसने मुझसे? इसने मुझे पूछा है प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी, प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। तो ये जो अक्स की वैल्यू आई है, ये तो दोनों विषयों में पास होने वालों की वैल्यू आई है, दोनों विषयों में पास होने वालों की वैल्यू आई है, और दोनों विषयों में पास होने वालों की वैल्यू मेरे पास आ गई 60। तो अक्स की वैल्यू 60 में यहां रख दूंगा और मैं इसका आंसर निकाल लूंगा। कैसे? जोड़ दोगे, टोटल ये तो 10 है ही, यहां मैं अक्स की वैल्यू रख दूंगा तो यहां तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 10। यहां मैं अक्स की वैल्यू रख दूंगा, यहां मेरे पास है 60, यहां मैं अक्स की वैल्यू रख दूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएंगे 20, और ये 10 तो है ही। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 100%। देखना, ये बार बार ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर मैं टोटल को करता हूं 100%, टोटल 100% आता है, तो बस यहां मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, यहां मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। कैसे? 60% की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो टोटल की मेरे पास आ जाएगी। देखो क्या है, यदि 144 प्रतियोगियों, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, 144, यानी ये जो 60 है इसका वैल्यू कितनी है? 144, जो मुझे क्वेश्चन में दे दी। ये मैं नहीं बोल रहा, अगर आप यहां देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन में दिया है 144 प्रतियोगी। अक्स की वैल्यू 60 और 60 की वैल्यू 144, 60% की वैल्यू 144, और मैंने आपको यहां समझाया ही था। वैसे तो ये कॉमन सेंस है कि ये टोटल 100% होंगे, लेकिन मैंने आपको यहां आपके उत्तर की जांच भी करवा दी, उस ये जो स्टेप बताई थी वहां 100% की मैं वैल्यू निकालता हूं। तो आ जाओ, यहां 60 की वैल्यू है 144, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 144/60, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई। बस काटापीटी कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 से कट जाएगा, ये लो 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो यहाँ कितना आ गया? 240। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 240, तो मेरा आंसर क्या आ गया? सबको दिख रहा है आंसर यहाँ 240, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 240। समझ गए? आगे बढ़ सकता हूं, दोबारा से समझाने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को दोबारा से बताने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। यहां तक कर लोगे, उसके बाद बस दिमाग इतना लगाना है कि इसने मुझे जो वैल्यू दी है 144, ये वैल्यू दी है अक्स की। अगर अक्स मेरा 60% आ रहा है, अगर 60% मेरा अक्स आ रहा है तो 100% टोटल होगा, तो 100% की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। 60 से पहले मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, और जितने की मुझसे पूछा है 100 की, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे चलो, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 5वां क्वेश्चन।
इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65 कैन स्पीक हिंदी. If 27% of the students can speak none of the two languages, then what percent of the group can speak both the languages? समझ रहे हो क्या बोल रहा है सवाल में? क्वेश्चन में आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, समझो ध्यान से कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं. यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो सबसे पहले आपको काम करना है क्या? वेन डायग्राम बनाना. तो क्या बोल सकते हैं उसका वेन डायग्राम बना लूं? बोल सकते हैं उसका वेन डायग्राम में बनाने चलूंगा. तो ये देखो, आ जाओ. बोल सकने वाले मैंने लिखे हैं ए बी सी, जिसमें से 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी. तो मैं यहाँ लिख लूँ, इधर वाला लिख देता हूँ इंग्लिश का और इधर वाला लिख देता हूँ हिंदी का. और तो इंग्लिश वाले कितने बताए इसने मेरे को? 70%. टोटल मुझे पता है नहीं तो मैं अक्स मान लेता हूँ. अक्स मान लेता हूँ ना, जो दोनों बोल सकते हैं वो मुझे नहीं पता. मुझे तो क्या दिया है? दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते. वो दिया है मुझे कितना? 27%. मतलब इसने मुझे जो वैल्यू दी है वो दी है डी की. 27 जो वैल्यू दी है वो इसने मुझे दी है डी की. तो बस प्रॉब्लम सोल्व. यहाँ अक्स है तो मैं इंग्लिश वाला तो लिख देता हूँ 70 माइनस अक्स और हिंदी वाला लिख देता हूँ 65 माइनस अक्स. तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? बहुत सिंपल सवाल हो गया. यहाँ इतना बनते ही सवाल सिंपल हो गया. अगर इतना आप नहीं बना सकते थे तब आपको होती दिक्कत. बस खत्म. मेरे को इसने पूछी है अक्स की वैल्यू, और अक्स की वैल्यू निकालना कहाँ मुश्किल हो रहा है? देखो यहाँ देखो, फटाफट से अगर दिमाग में करना चाहोगे तो दिमाग में ही सोल्व हो जाएगा. अक्स से तो अक्स काट दोगे, बचा सिर्फ ये एक अक्स. इन तीनों को जोड़ दो, 65, 70 और 27, इनको जोड़ दो आपस में. तो यहाँ तो कितना आ गया? 12 का 2, यहाँ 1 बच गया, यहाँ आ गया 16, 162. देख लो फिर से, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 7 और 5 12 है. ठीक है जी. बस 162 आ रहा है तीनों का. तीनों का 162 आ रहा है. और इधर क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही तो था. अगर इनका तीनों का 162 तो ये हो गया. और अक्स एक मेरे पास इधर माइनस का है ही. टोटल मुझे करने हैं 100. तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 162 माइनस 100, मतलब कि अक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 62. और इसमें ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, बहुत अच्छे से दिख गया होगा 62 कहाँ है. तो ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है जी. कोई दिक्कत आई सवाल में? कोई प्रॉब्लम किसी को हुई? अगर हुई तो कमेंट कर सकते हो, जवाब दे सकते हो. कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से पढ़ोगे. अगर पीछे की क्लास में, बार बार बोलता हूँ आपको, पीछे की क्लास आपको लेनी पड़ेगी, वरना इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बीच में से आके मैथ समझा दे. पीछे से पढ़ते आए हो तो मेरे से कनेक्ट हो, मुझे पता है किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. फोटो खींचो फटाफट से ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ. मैं साइड हटता हूँ, इसका मतलब ही यही होता है कि आपको फोटो खींचनी है. ठीक है जी. चले अगले सवाल पे. चलो मैं करवाऊं या खुद कर लोगे इस सवाल को? देखो बहुत कुछ नहीं है. एक परीक्षा में 60%, देखो ध्यान से इस सवाल में, ये थोड़ा सा लेंदी सवाल हो सकता है आपके लिए, तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको एक बार आप उतार लो सवाल के साथ साथ. देखो कैसे, देखो मैं बता देता हूँ ना कैसे. आप नहीं उतार रहे तो मैं किस लिए हूँ? 60% छात्र अंग्रेजी में, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश, यहाँ हो गए 60, तथा 70% छात्र मैथ में सफल हुए. मैथ में कितने हैं? 70. ये सफल वाले हैं तो मैं एक जगह लिखते जा रहा हूँ. लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल हुए. दोनों में, ये इधर मैं फेल वाला लिख रहा हूँ और ये मैं पास वाले लिख रहा था. दोनों में असफल हुए कितने? 20% छात्र. आगे देखो, यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, बोथ में जो पास हुए वो है 2500,
ये नंबर है, ये परसेंट है, समझ रहे हो। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या मुझे बतानी है, और कुल छात्रों की संख्या आप मेरे बिना ही बता सकते हो। कैसे? देखो देखो सवाल को ध्यान से देखो। इतना आप सबने लिख लिया, इतना आप सबने लिख लिया, ठीक है जी। कुल छात्रों की संख्या मुझसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से। मैं पास का डायग्राम बना लेता हूं। इसमें क्वेश्चन लेंदी लग सकता है, लेकिन अपने को करना क्या है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। क्या दिक्कत आ रही है? जैसे जैसे आपको ये बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ, अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम का मतलब ही यही है, इसका फायदा ही यही है। इंग्लिश और गणित दो ही तो सब्जेक्ट दे रहा है ये अपने को, इंग्लिश और मैथ। तो मैं इधर लिख लेता हूँ इंग्लिश, इधर लिख लेता हूँ मैथ। पास का मैं बना रहा हूँ एक बार, दोनों में सफल का दिया है ना इसने, और मैं फेल वाला यहाँ लिख लेता हूँ। दोनों में फेल हुआ कितने? 20%। तो डी की वैल्यू तो मेरे को इसने दी है 20। उसके बाद इंग्लिश में 60। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ है अक्स, ये हो गया अक्स। इसने मुझे दिया है 60% इंग्लिश में पास होने वाले, तो इधर क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स। और इधर इसने मुझे क्या दिया है 70% मैथ में, तो ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब मैं दिनों को जोड़ देता हूं। ये जो अक्स है ना, इसकी वैल्यू, दोनों में पास होने वाले की वैल्यू उसने मुझे कितनी दी है? 2500। इसने मुझे 2500 तो दे दी, लेकिन कितना परसेंट है 2500 ये मुझे निकालना है। मतलब मुझे अक्स की वैल्यू निकालनी है। अक्स की वैल्यू मैं यहां निकालता हूं तो वही बात, तीनों को चारों को जोड़ दो, 100 के बराबर कर दो, बात खत्म कर दो। तो ये देखो 70 और 60 तो कितने हो गए? 130। अक्स से मैं अक्स को काट देता हूं, 130 और 20 हो गए 150। तो यहां तो हो गया 150 माइनस अक्स इक्वल टू 100, और अक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। अगर 50% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2500। 50% की वैल्यू इसने मुझे कितनी दी है? 2500। तो 100% की वैल्यू, इसने मुझसे क्या पूछा है? कुल छात्रों की संख्या, मतलब 100% की संख्या। अगर 50% की संख्या 2500 है तो 100% की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 100 से हो जाएगा। मैं काट देता हूं 1 0 से 1 0, और यहां मैं 5 को काट देता हूं 5 बार 500, और 1 0 लग जाएगी। तो यहां आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 5000। ये आप खुद ही चीज बता सकते हो कैसे। 50% है 2500, तो 100% कितने आ जाएंगे? 5000। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ये यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको समझाने के लिए। ये कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस इसी को तो बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं बार बार बोलता हूँ, दिमाग में कैलकुलेशंस होने लग जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं? कुल छात्रों की संख्या आपने बता दी, कुल छात्रों की संख्या आपने ऑटोमेटिक ही बता दी। आगे क्या पूछ रहा है ये? केवल एक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो अब दिक्कत नहीं आएगी। केवल एक परीक्षा में फेल होने वाला, ओनली एक परीक्षा में फेल होने वाला। तो देखो ध्यान से, ओनली एक परीक्षा में यहां आपको थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। केवल एक परीक्षा में कौन सा फेल हो रहा है? ये है मैथ वाला है। मान लो मैथ वाला भी एक एग्जाम में फेल हो रहा है। कौन से? ये वाले 70 माइनस अक्स वाले जो हैं बच्चे, वो एक एग्जाम में फेल हो रहे हैं। कैसे? इसमें तो पास हो गए, मैथ में, इंग्लिश में फेल हो गए। यहाँ वाले देखो, ये दोनों में पास हो रहे हैं, मतलब ये किसी में भी फेल नहीं हो रहे। और ये वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले हैं। तो इधर वाले की वैल्यू बता दो या इधर वाले की वैल्यू बता दो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ ये क्या पूछ रहा है? केवल गणित में फेल होने वाले। देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, इसका आंसर फटाफट से आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, अक्स की वैल्यू आपके पास आई है 50, ये तो आप सबको पता है। अक्स की वैल्यू देखो, इस कोने में देखना, सिर्फ और सिर्फ ये कोना देखना, जिसमें ये दोनों सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखना, आओ देखो, गणित का तो ये मुझसे पूछ रहा है, तो चलो मैं यहाँ इंग्लिश वाले की निकाल देता हूँ। केवल एक एग्जाम में फेल होने वाले, केवल एक एग्जाम में फेल होने वाले, आपको पता है ये पास वाला है। यहां उत्तीर्ण होने वाले बच्चे कितने हैं? 60 माइनस अक्स।
60 माइनस अक्स उत्तीर्ण होने वाले, तो 60 में से मैं अक्स माइनस करूंगा, ये 50 माइनस करूंगा तो 10%। 10% बच्चे कौन हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हो रहे हैं। अगर 10% बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हो रहे हैं, चलो तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम में पास होने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। एक एग्जाम में पास होने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी, बस आंसर निकाल लो। फेल होने वाले की आगे देखोगे, यहां देखो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास होने वाले,